पिछले लेक्चर से बात कर रहे हैं किसकी, प्रोटीन सॉर्टिंग की। और प्रोटीन सॉर्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके सेल के साइटोसोल में जो प्रोटीन्स बनती हैं वो किसी खास किस्म के सिग्नल की मदद से, यानी राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन फैक्ट्री है जिसने मैसेंजर आरएनए से इंफॉर्मेशन लेके एक खास किस्म की प्रोटीन को बनाना है। सो प्रोटीन बनने के बाद इस प्रोटीन ने या तो साइटोसोल में काम करना है या सेल की जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिस हैं उनमें से किसी एक ऑर्गेनेली में जा सकती है, विच कुड बी न्यूक्लियस, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, या इसके अलावा डिफरेंट जो ऑर्गेनेलिस हैं। इवन कुछ प्रोटीन्स आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी इंसर्ट होती हैं। जैसे सेल के साइटोसोल में अगर एक प्रोटीन बनती है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि दिस इज अ प्रोटीन जो कि साइटोसोल में बन रही है और इस प्रोटीन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में जाके इंसर्ट होना है। हम ये कहते हैं ना कि आपके जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिस हैं उनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं उन मेम्ब्रेन्स में कुछ प्रोटीन्स एज अ रिसेप्टर एक्ट करती हैं जो कि बाहर से आने वाले सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज करती हैं। सो जरूरी नहीं है कि साइटोसोल में बनने वाली प्रोटीन किसी दूसरी ऑर्गेनेली के मैट्रिक्स में जाएगी, उसका जो इंटरनल पार्ट है, इंटरनल चैम्बर है, उसके अंदर जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। इवन उस ऑर्गेनेली की जो कवरिंग है, जो मेम्ब्रेन है, उसमें भी जाके इंसर्ट हो सकती है। तो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी है कि आपकी कुछ प्रोटीन्स दे हैव टू बिकम द पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आइदर ऑफ द सेल, या फिर किसी ऑर्गेनेली की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर जाके इन्होंने इंसर्ट होना होता है, जहां पे ये एज अ सेल रिकॉग्निशन, एज अ रिसेप्टर, एज एडहेजन प्रोटीन्स के तौर पे एक्ट कर सकती है। मैम जी मैम ये जो मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रोटीन्स इंसर्ट होती हैं जो कि एज अ कैरियर या रिसेप्टर एक्ट करती हैं, वो भी इसी तरह बन के जाती हैं? बिल्कुल, वो भी इसी तरह से जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट होती है। सो पिछले कुछ लेक्चर से हम ये देख रहे हैं कि एक्चुअली कितने मेथड्स हैं, कितने तरीके हैं जिनकी मदद से आपकी प्रोटीन्स जो हैं वो इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर जाती हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा कि न्यूक्लियस के केस में हमने बात की थी कि इस केस में आपके पास वी हैव न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है, और इन न्यूक्लियर पोर्स से आपकी कोई प्रोटीन जो है वो स्पेसिफिकली गुजरती है और वो न्यूक्लियस के अंदर चली जाती है। ये आप लोगों को अगर याद हो कि न्यूक्लियस के अंदर जो जाने वाली प्रोटीन्स है उनके अंदर एक खास किस्म का सिग्नल होता है जिसको हम न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल कहते हैं, ठीक है। सो जब भी कोई ऐसी प्रोटीन बनेगी जिसके अंदर न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल प्रेजेंट होगा, इट मीन्स के इस प्रोटीन ने न्यूक्लियस में जाना है। और न्यूक्लियस में जाने का क्या तरीका है इसके पास कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल को रीड करने के लिए साइटोप्लाज्म के अंदर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर कहते हैं। सो दिस प्रोटीन जो कि डिस्प्ले कर रही है अपने ऊपर न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल को, इसको बाइंड करने के लिए वी हैव अ रिसेप्टर विच इज अ न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर। इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स विल बाइंड विद द फाइबर्स जो कि उन प्रोटीन्स के ऊपर प्रेजेंट हैं जो कि न्यूक्लियर पोर को क्या कर रही है, लाइन कर रही है। सो इधर आपके इस कॉम्प्लेक्स की एडहेजन होगी विद दीज प्रोटीन्स। अल्टीमेटली ये यहाँ इस पोर के ऊपर बाइंड करेगा, यहाँ से पास करेगा, प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर चली जाएगी, इंपोर्ट रिसेप्टर सेपरेट होगा। बट नाउ इस इंपोर्ट रिसेप्टर को वापस साइटोसोल पे आना है, बिकॉज अगर किसी और प्रोटीन ने सेल के अंदर मूव करना है, उसके अंदर न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर मूव करना है। सो इस रिसेप्टर की ड्यूटी है कि उसको भी बाइंड करे और इसी तरह से न्यूक्लियस में लेके। सो इसके लिए इससे पहले यहाँ से न्यूक्लियस से साइटोसोल में जाना है। सो रिवर्स मूवमेंट के लिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट को कैटेलाइज कराने के लिए आपको जीटीपी हाइड्रोलिसिस रिक्वायर्ड होगी, जो कि इस पोर के अंदर कुछ ऐसे कन्फर्मेशनल चेंजेस लेके आएगा जिसके बाद आपका ये पोर इस इंपोर्ट रिसेप्टर को आउटसाइड मूव कराना शुरू कर देगा। मैम ठीक है, एटीपी यहाँ यहाँ पे पे क्यों नहीं होता? सॉरी। नहीं यूज हो, एटीपी क्यों नहीं एटीपी यूज हो? अच्छा, हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स है ना, उनकी मल्टीपल टाइप्स हैं। वी हैव एटीपी, वी हैव जीटीपी, इसी तरह से टीटीपी एंड सम अदर न्यूक्लियोटाइड्स, आप सबको पता है। इसमें से ज्यादातर जो आपके कन्फर्मेशनल चेंजेस है ना वो एटीपी या जीटीपी की वजह से आते हैं। तो अब ये पूछना कि इस केस में एटीपी क्यों यूज नहीं होता, जीटीपी क्यों यूज होता है, बिकॉज द प्रोटीन्स आर स्पेसिफिक, प्रोटीन्स की जो बाइंडिंग साइट्स हैं they are specific by GTP by evolution.
यानी नेचर ने उनको इस चीज की परमिशन नहीं दी कि वो एटीपी, टीटीपी, यूटीपी या किसी और न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को यूज करें, हालांकि ये सारे इक्विवेलेंट हैं, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट बिकॉज बाय डिफॉल्ट आपके पास जो है वो जीटीपी की बात। मैम सो आवाज नहीं आ रही। प्रोटीन, जी बच्चों अब आ रहे हैं। यस मैम। यस मैम आ रही है, लेकिन किसी और का मैम माइक ऑन है। बच्चे जिसका माइक ऑन है प्लीज आप लोग म्यूट करें। उरूज फातिमा जी, आप बताइएगा, क्लियर है? अगर कम है तो भी बताएं। क्लियर ओके है नो मैम। मैम। मैम क्लियर है। यस मैम क्लियर है। ओके, ठीक हो। सो न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होगी वो मैकेनिज्म हमने देखा था। उसके बाद हम मूव किए थे टुवर्ड्स माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोटीन्स की मूवमेंट कैसे होती है। सो इस केस में हमने ये देखा था कि आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं, इस केस में आपके पास कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं, ट्रांसलोकेटर्स होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे येलो कलर में नजर आ रहे हैं। और ये ट्रांसलोकेटर्स न्यूक्लियस के केस में तो पोर है ना, पोर के ऊपर प्रोटीन्स आपको नजर आ रही हैं। आल्दो पोर अकेला नहीं है, पोर की कवरिंग भी प्रोटीन्स ने की हुई है, बट इन द केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आपके पास पोर्स की बजाय कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, और ये प्रोटीन्स ना सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं, बल्कि जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होगी। ठीक है, सो इन दोनों के अंदर अगर आप देखें तो एक आपके पास कंप्लीट जो है वो कॉन्टिन्यूस पोर प्रेजेंट होगा जहां से प्रोटीन्स पास कर सकती हैं। ठीक है, सो प्रोटीन ट्रांसलोकेटर आपके पास दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होगा, इनर एज वेल एज आउटर। मैम नाउ ये जो रिसेप्टर प्रोटीन है, जी, ये यहाँ पे पेरिफेरल शो की हुई है, इंटीग्रल नहीं होती है? ये इंटेग्रल है, इंटेग्रल है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन दोनों से पास कर रही है। ये जो ये पोर्शन आपको ट्रांसलोकेटेड प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, यहाँ पे आप देखो ना तो दिस पोर्शन इज द पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन, ये जो ग्रे कलर का आपको नजर आ रहा है, और जो येलो पोर्शन है वो आपको पूरा मेम्ब्रेन के अंदर से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। सो ये आउटर मेम्ब्रेन से गुजर है और ये वाला ट्रांसलोकेटर इनर मेम्ब्रेन से गुजर है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों प्रोटीन्स आउटर इनर मेम्ब्रेन से गुजर रही हैं। सो दीज आर दी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये जो ब्लू कलर में शो की गई ये रिसेप्टर प्रोटीन नहीं है? जी, ये रिसेप्टर प्रोटीन है। येलो कलर में जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है ना, दिस वन, दिस इज अ ट्रांसलोकेटर, और यहाँ पे रिसेप्टर है। इन दोनों का मैं बताती हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है और ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। ठीक है, ओके मैम। चलें अब यहाँ पे मैंने इनर और आउटर दोनों मेम्ब्रेन्स आपको बता दी, या इसको हम स्लाइड्स में ही ड्रॉ करके देख लेते हैं इस तरह से कि आपके पास ये सपोज इनर मेम्ब्रेन है। अब मैं डबल मेम्ब्रेन नहीं दिखा रही, मैं सिंगल मेम्ब्रेन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, एंड दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। ट्रांसलोकेटर की जब आप बात करोगे तो ट्रांसलोकेटर आपका इस केस में आउटर और इनर मेम्ब्रेन दोनों में से गुजर है। ये ब्लैक कलर में मैं प्रोटीन ट्रांसलोकेटर की बात कर रही हूँ, और रेड कलर में आपकी आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स हो जाएंगी। और इनके अलावा आपके पास एक और प्रोटीन यहाँ पे दिखाई गई है, और वो प्रोटीन कौन सी है? प्रोटीन ट्रांसपोर्टर विच इज इन, सॉरी, प्रोटीन रिसेप्टर विच इज इन ब्लू कलर। सो होता क्या है, अगर आप यहाँ पे नोट करें कि पहले स्टेप के अंदर आपकी वो प्रोटीन जिसने क्लोरोप्लास्ट या न्यूक्लियस के अंदर जाना है, वो एक खास किस्म की सिग्नल सीक्वेंस को डिस्प्ले करती है, और उस सिग्नल सीक्वेंस को रीड करने के लिए वी हैव अ रिसेप्टर प्रोटीन। तो सबसे पहले आपका रिसेप्टर इस प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करता है जिसने किसको डिस्प्ले किया हुआ है? सिग्नल सीक्वेंस को। सो द फर्स्ट स्टेप इज रिसेप्टर रिकॉग्निशन ऑफ सिग्नल सीक्वेंस विच इज डिस्प्लेड ऑन द प्रोटीन जिसने न्यूक्लियस, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में जाना है। ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप इज डिफ्यूजन। आपके ये जो प्रोटीन रिसेप्टर है, ये इस प्रोटीन को जिसने सिग्नल सीक्वेंस डिस्प्ले किया है इसको लेके ट्रांसलोकेटर की तरफ आता है, और यहाँ पे आके इस प्रोटीन को शिफ्ट कर देता है, रिलीज कर देता है।
यानी रिसेप्टर का काम सिर्फ प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करना, उसे ट्रांसलोकेटर तक पहुंचाना था। यहाँ पे आके रिसेप्टर फ्री हो जाएगा और जो प्रोटीन है वो ट्रांसलोकेटर की मदद से क्लोरोप्लास्ट के अंदर चली जाती है। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ खास किस्म के एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, जो कि मैं अभी आने वाली कुछ स्लाइड्स में बताती हूँ, जो कि इस सिग्नल सीक्वेंस को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देंगे, ये अलग हो जाएगी और आपकी प्रोटीन अब मैच्योर प्रोटीन कहलाएगी। वो एंजाइम जो कि सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं वो रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं, और जो सिग्नल सीक्वेंस को ब्रेक करते हैं उन्हें कहा जाता है सिग्नल सीक्वेंस या फिर सिग्नल पेप्टिडेज। यानी वो प्रोटीन में से उस पार्ट को रिमूव कर देते हैं जो कि एक्चुअली क्या था, सिग्नल सीक्वेंस था, यानी सिग्नल वाला पोर्शन वहां से हटा दिया जाता है, उसे रिमूव करा दिया जाता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. समझ आ गया? सो नेक्स्ट बच्चों हम चलते हैं जी। नेक्स्ट हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स की मूवमेंट कैसे होगी, न्यूक्लियस में चेक कर दिया, उसके बाद हमने क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में देख लिया। अब हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक प्रोटीन जो है वो किस तरह से मूव करती है जब वो अपने ऊपर किस चीज को डिस्प्ले करती है, सिग्नल सीक्वेंस को। ठीक है, सो इस केस में भी आप देख रहे हैं कि आपके पास जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स जब मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, तो प्रोटीन के ऊपर देयर इज अ सीक्वेंस जो कि सिग्नल है। ये यहाँ पे आपको जो येलो कलर में, ग्रीन कलर में प्रोटीन नजर आ रही है, दिस इज द प्रोटीन, और इसका ये जो रेड पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्नल सीक्वेंस को। सो अब इस सिग्नल सीक्वेंस को रीड करने के लिए हमारे पास एक खास किस्म का रिसेप्टर प्रेजेंट है विच इज सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। जिस प्रोटीन ने न्यूक्लियस में जाना था वो एक खास किस्म के सिग्नल को डिस्प्ले करती है जिसको न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल कहते हैं, और उसे रीड करने के लिए जो रिसेप्टर था उसे हम कहते हैं इंपोर्ट रिसेप्टर। ठीक है, और ये प्रोटीन को लेके न्यूक्लियस में जाता है। फिर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब मूवमेंट की बात की तो उसमें हमने कहा कि इस केस में आपका रिसेप्टर जो है वो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल या आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन के साथ ही अटैच होता है और उस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है जो कि उन प्रोटीन्स पे प्रेजेंट होती है जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में आना होता है। इन द केस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम कह रहे हैं कि आपकी जो प्रोटीन बनती है वो अगर सिग्नल को डिस्प्ले करती है तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स। तो सबसे पहले राइबोसोम से प्रोटीन बना रहे हैं, सिग्नल सीक्वेंस डिस्प्ले होती है, तो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल आके इसके साथ बाइंड करता है, इसको रिकॉग्नाइज करता है। सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप था जिसमें SRP सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल वो बाइंड करता है या रिकॉग्नाइज करता है उस सीक्वेंस को जो कि उन प्रोटीन्स के ऊपर डिस्प्ले होता है जिन्होंने कहाँ पे आना होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो हम कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिग्नल सीक्वेंस को रीड करने वाला जो रिकॉग्निशन पार्टिकल है उसे सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल कहते हैं। ये न्यूक्लियस की सीक्वेंस को रीड नहीं करता, ये उन प्रोटीन्स की सिग्नल सीक्वेंस को रीड नहीं करता जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया में जाना होता है, क्लोरोप्लास्ट में जाना होता है। ये सिर्फ उन प्रोटीन्स के उस खास सिग्नल को रीड करता है जिस सिग्नल की वजह से उन प्रोटीन्स ने कहाँ पे जाना होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये पहला स्टेप था जिसमें सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल रीड करेगा इस सिग्नल सीक्वेंस को। अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप में इस सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल को एक और रिसेप्टर रीड करता है, एंड दिस रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दिस इज SRP रिसेप्टर जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे, यानी टू वे प्रोसेस हो रहा है।
पहले आपकी प्रोटीन अगर बन रही है, उस प्रोटीन के ऊपर सिग्नल सीक्वेंस है, उस सिग्नल सीक्वेंस को रीड करता है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। उसके बाद आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसकी मेम्ब्रेन में एक रिसेप्टर है जिसे कहा जाता है एसआरपी रिसेप्टर, जो कि इस सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल या एसआरपी को फर्दर रीड करेगा। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड स्टेप which is recognition of signal recognition particle by SRP receptor which is present in endoplasmic reticulum. थर्ड स्टेप के अंदर आपका जब ये वाला रिसेप्टर इस कॉम्प्लेक्स को रीड करेगा, तो अब नेक्स्ट एक ट्रांसलोकेटर, एक चैनल प्रेजेंट है जिसमें से ये प्रोटीन पास करेगी। यानी आपका ये जो रिसेप्टर है ये एसआरपी पार्टिकल को अलग कर देगा, एसआरपी को डिटैच कर देगा और प्रोटीन को अलोंग विद दिस कॉम्प्लेक्स, खाली प्रोटीन मूव नहीं कर रही, आप ये देख रहे हैं कि अभी प्रोटीन बन भी रही है और साथ साथ उसका कुछ पोर्शन यहाँ से रिलीज भी हो रहा है। सो आपका जो राइबोसोम है वो मैसेंजर आरएनए जो इसके साथ प्रेजेंट है वो इस ट्रांसलोकेटर के ऊपर जाके बैठ जाता है और यहाँ से प्रोटीन बनाता जाता है और उस प्रोटीन को पास करता जाता है कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम ये कहते हैं ना कि देयर आर सम राइबोसोम्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एक्चुअली ये राइबोसोम्स वहां पे उन प्रोटीन्स को बना रहे होते हैं जिन्होंने अल्टीमेटली कहाँ पे जाना होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये एक्चुअली एसोसिएट होते हैं विद दीज ट्रांसलोकेटर्स। मैम थर्ड स्टेप रिपीट कीजिएगा। ओके, फर्स्ट स्टेप इज द रिकॉग्निशन। सबसे पहले आप ये देखेंगे, इस चीज को माइंड में क्लियर रखेंगे कि आपके पास ये प्रोसेस, दो प्रोसेस एक टाइम पे हो रहे हैं। यानी इस केस में आपके पास जो मैसेंजर आरएनए है वो पूरी तरह से ट्रांसलेट नहीं हुआ, अभी वो प्रोटीन बना रहा है। अभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रोटीन बन गई है और फिर उसने ट्रांसपोर्ट होना है। तो ये चीज सबके माइंड्स में क्लियर होनी चाहिए कि अभी प्रोटीन बन भी रही है और उसने सिग्नल को डिस्प्ले भी कर दिया। तो जैसे ही प्रोटीन सिग्नल को डिस्प्ले करती है, फर्स्ट स्टेप में सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल उसके साथ बाइंड कर रहा है। राइबोसोम अभी प्रोटीन बना रहा है बट सिग्नल के साथ आपका सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल आके अटैच हो जाता है। देन इन द सेकंड स्टेप आपका सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल जो है इसको रिकॉग्नाइज करता है सिग्नल रिकॉग्निशन रिसेप्टर, एसआरपी रिसेप्टर, और ये इस एसआरपी को डिस्पैच करता है, इसको सेपरेट कर देता है और आपकी प्रोटीन जो है उसका ये वाला जो पोर्शन है जो अभी बन रहा था, ये इस चैनल की मदद से, इस ट्रांसलोकेटर की मदद से ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पास करना शुरू कर देता है। सो अभी भी राइबोसोम्स रेस्ट ऑफ प्रोटीन्स को बना रहे हैं बट अल्टीमेटली जैसे ही प्रोटीन की सिंथेसिस कंप्लीट होगी, ये प्रोटीन ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रिलीज हो जाएगी। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ओके, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने मूवमेंट देख ली। अब एक और पॉइंट जो आपने यहाँ पे देखना है वो ये कि इस तरह की प्रोटीन्स का सिग्नल किस तरह से रिमूव होता है। यानी इससे पहले तो हमने देखा ना कि आपके पास जब कोई प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में आती है या क्लोरोप्लास्ट में आती है तो पूरी प्रोटीन जब वहां पे मूव कर जाती है उसके बाद एक एंजाइम उस सिग्नल को रिमूव करता है। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या आपकी कुछ और ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिसमें आपका ये जो सिग्नल है, सिग्नल सीक्वेंस, ये इंसर्ट हो जाती है मेम्ब्रेन के अंदर। जैसे आप यहाँ पे रीड कर रहे हो कि आपके पास जो है वो कंप्लीट जो सिग्नल सीक्वेंस है उसका काम है कि उसने ट्रांसलोकेटर या ट्रांसलोकेशन करवाने वाला जो आपका चैनल है उसको ओपन करना है। इस केस में कि आपके ये जो पोर्शन है आपको इसमें प्रोटीन का सिग्नल सीक्वेंस मास्क हुआ है, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये पार्ट आपका ट्रांसलोकेटर के साथ अटैच है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जब कोई प्रोटीन आती है तो उस केस में उसका ये जो ट्रांसलोकेटर है उसके साथ उसकी सिग्नल सीक्वेंस अटैच हो जाती है। दिस इज द ट्रांसलोकेशन चैनल जहां से प्रोटीन ने गुजरना है और यहाँ पे आपको उसका सिग्नल सीक्वेंस इस ट्रांसलोकेशन चैनल के साथ एसोसिएटेड नजर आ रहा है। अब इसका पर्पस क्या है
यहाँ पे एसोसिएशन क्या शो कर रही है कि आपका सिग्नल सीक्वेंस इस ट्रांसलोकेशन चैनल के साथ अटैच रहता है और प्रोटीन जैसे जैसे बनती जाती है वो रिलीज होती जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, पहले कुछ पोर्शन था, उसके बाद रेस्ट ऑफ द पोर्शन ल्यूमिन में आया, एक टाइम आएगा मजीद प्रोटीन ल्यूमिन में आ जाएगी, फिर और प्रोटीन ल्यूमिन में मूव करेगी। लेकिन आपका ये जो यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस है, ये सिग्नल सीक्वेंस इसी तरह से इसी पार्ट के साथ, इसी चैनल के साथ एसोसिएट रहेगा। अब जब आपकी कंप्लीट प्रोटीन पास कर जाती है चैनल में से पूरी तरह से गुजर के वो ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चली गई है, तो उस केस में देयर इज एन एंजाइम सिग्नल पेप्टिडेज जो कि प्रोटीन को इस सिग्नल सीक्वेंस से सेपरेट करता है। तो इस केस में आपकी जो सिग्नल सीक्वेंस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट रहती है और बाद में यहाँ से रिमूव कराई जाती है। ठीक है, सो हर दफा आपका जो सिग्नल है उसकी डिटैचमेंट सेम मैकेनिज्म के थ्रू नहीं होती। यहाँ पे आपकी जो सिग्नल सीक्वेंस है उसने पहले ट्रांसलोकेशन चैनल को ओपन करना है, आपकी रेस्ट ऑफ द प्रोटीन को ल्यूमेन के अंदर भेजना है, और जब पूरी प्रोटीन ल्यूमेन में चली जाएगी उसके बाद सिग्नल पेप्टिडेज इस सिग्नल को प्रोटीन की रेस्ट ऑफ द सीक्वेंस से क्या करता है, सेपरेट करता है। ये समझ आ गया सबको? यस मैम। अब हम देखते हैं कि समटाइम्स आपकी कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्ट होना होता है। सो हमें ये पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स इंसर्ट होती हैं उनका कुछ पोर्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, कुछ पोर्शन साइटोसोल के अंदर होता है, कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा सेलुलर साइट पे प्रेजेंट होता है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे डिफरेंशिएट करती है कि इस प्रोटीन का कौन सा पोर्शन उसने मेम्ब्रेन के अंदर रखना है, कौन सा पोर्शन साइटोसोल में होगा और कौन सा पोर्शन उससे बाहर होगा। सो इसके लिए भी कुछ खास किस्म की सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं जिनको हम स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नल्स कहते हैं। यानी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है वो कुछ खास किस्म के सिग्नल्स शो करती हैं जिसकी मदद से उनकी अरेंजमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है, पॉसिबल होती है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं एक प्रोटीन की। इस प्रोटीन के पास एक तो सिग्नल सीक्वेंस है जो कि आपको रेड कलर में नजर आ रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ इस प्रोटीन में आपके पास जो है ये स्टॉप सीक्वेंस प्रेजेंट है। दिस इज द स्टार्ट सीक्वेंस जहां से प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होगी, यानी ये देखा जाएगा कि प्रोटीन के इस एंड ने पहले मूव करना है या प्रोटीन के इस एंड ने पहले मूव करना है। सो द एंड ऑफ द प्रोटीन जिसपे स्टार्ट सीक्वेंस प्रेजेंट है वो इस ट्रांसलोकेटेड चैनल के साथ एसोसिएट होगा और वहां से प्रोटीन की मूवमेंट स्टार्ट होगी। यानी अगर आप इस तरह से देखें कि आपके पास ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो ट्रांसलोकेटेड चैनल है और इधर एक प्रोटीन पड़ी हुई है, अब प्रोटीन के नॉर्मली टू एंड्स हैं, एन टर्मिनस एंड सी टर्मिनस। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस ट्रांसलोकेटर में से कौन सा एंड साइटोसोल में होगा और कौन सा बाहर होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोटीन इस तरह से मूव करे कि इसका एन टर्मिनस अंदर वाली साइड पे हो और सी टर्मिनस बाहर वाली साइड पे हो, या इस तरह से भी हो सकती है इसकी ट्रांसपोर्ट कि सी टर्मिनस इनसाइड हो और एन टर्मिनस आउटसाइड हो। सो एक खास किस्म की जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो प्रोटीन है, वो कुछ सीक्वेंसेस को डिस्प्ले करती है जिन सीक्वेंसेस को हम कहते हैं स्टार्ट सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टार्ट सीक्वेंस और एक आपके पास सीक्वेंस यहाँ पे है स्टॉप सीक्वेंस। सो स्टार्ट सीक्वेंस का मतलब है कि आपके ट्रांसलोकेटर ने
यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करनी है, तो ये पार्ट आपका साइटोसोल में जाएगा। जैसे आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें तो इस केस में आपकी प्रोटीन जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी, अगर उस पॉलीपेप्टाइड चेन को हम सिमिलर इन्हीं कलर से यहाँ पे शो करें, तो जब ये यहाँ पे साइटोसोल में थी तो इसमें आपके पास यहाँ पे एक स्टॉप सीक्वेंस है, और यहाँ पे यू हैव अ स्टार्ट सीक्वेंस। तो इस स्टार्ट सीक्वेंस से आपकी प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट शुरू हो रही है। सो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप प्रोटीन की स्टार्ट सीक्वेंस इस ट्रांसलोकेशन चैनल के साथ बाइंड करेगी, प्रोटीन इसमें से पास करती जाएगी, और पास करते करते एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसकी स्टॉप सीक्वेंस भी इस ट्रांसलोकेटेड चैनल में उसको रिकॉग्नाइज कर ली। सो इस केस में ट्रांसलोकेशन चैनल के एक एंड के ऊपर स्टार्ट सीक्वेंस है, दूसरे एंड के ऊपर स्टॉप सीक्वेंस है। इस मोमेंट के ऊपर आपका ट्रांसलोकेटर चैनल जो है, मैम हर प्रोटीन का सिग्नल सीक्वेंस इसका स्टार्ट सिग्नल नहीं होता? कुछ मैम इसमें प्रोटीन एन के, टर्मिनस और सी टर्मिनस में साइड कौन सी है? जी बच्चों पहला क्वेश्चन आपने पूछा है, अभी किस स्टूडेंट ने पूछा है? रिपीट मैंने मैम पूछा इसमें वन बाय वन बच्चे जी। मैंने पूछा था कि जो सिग्नल सीक्वेंस है वो हर प्रोटीन का स्टार्ट सिग्नल नहीं होता, मतलब वहीं से प्रोटीन Yes. ने मतलब स्टार्ट नहीं करना होता? वहीं से बनना शुरू करती है, लेकिन कुछ प्रोटीन्स के अंदर आपके पास एक से ज्यादा सिग्नल्स होते हैं, और उन सिग्नल्स का मकसद जरूरी नहीं है कि यही हो कि उसने सेल की किसी कंपार्टमेंट के अंदर प्रोटीन को भेजना है। समटाइम वो सिग्नल्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रोटीन को इंसर्ट कराते हैं। सो इस केस में आपके पास जो स्टार्ट सिग्नल होगा वो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स के अंदर एन टर्मिनस के ऊपर प्रेजेंट होता है, पहले टर्मिनस के ऊपर प्रेजेंट होता है जहां से वो स्टार्ट होती है। यस। तो मैम ये एन और सी टर्मिनल क्या, इनका एब्रिविएशन क्या है? ओके, आप लोगों को इसका आइडिया नहीं, मैं बताती हूँ। आपको ये तो पता है कि प्रोटीन्स किससे मिलके बनी होती हैं? अमाइनो एसिड से। यस मैम। ठीक है, सो आपके पास ये एक अमाइनो एसिड है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एंड है, ये एक अमाइनो एसिड है जिसमें अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कोई सी भी आर चेन है। ये सेकेंड अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाता है, प्रोटीन्स तभी बनती है ना, उसमें अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, हाइड्रोजन, आर ग्रुप, एंड देन थर्ड अमाइनो एसिड, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, हाइड्रोजन एंड आर ग्रुप। अब जब प्रोटीन बननी होती है ना, तो आपके पास ये एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से कंडेंसेशन होती है और इनके दरमियान इस तरह से एक बॉन्ड बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड। ठीक है, सो तो मैम आपकी अमाइनो ग्रुप और सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा था। जी मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ कि आपके पास जब पूरी प्रोटीन बनती है ना, तो आप यहाँ पे अगर नोटिस करें तो आपके हर अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। जैसे यहाँ पे अमाइनो ग्रुप इज नॉट फ्री, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी फ्री नहीं है, पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं मिलके। ठीक है, यहाँ पे भी अमाइनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फ्री नहीं है, पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन हर प्रोटीन के स्टार्ट में जो पहला अमाइनो एसिड है उसका अमाइनो ग्रुप फ्री है, और जो लास्ट अमाइनो एसिड है उसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फ्री है। सो उस सेंट को, प्रोटीन के उस सेंट को जहाँ पे वी हैव अ फ्री अमाइनो ग्रुप, उसे एन टर्मिनस कहते हैं, और वो एंड जहाँ पे वी हैव अ फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप उसको सी टर्मिनस कहते हैं। ठीक हो गया? यस मैम। ओके, सो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो प्रोटीन जिसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाना है वो दो तरह के सिग्नल्स डिस्प्ले करती है, स्टार्ट सीक्वेंस, स्टॉप सीक्वेंस। स्टार्ट सीक्वेंस भी ट्रांसलोकेटर के साथ एक तरह का बॉन्ड बना लेती है और इसी तरह से प्रोटीन पास करती जाती है until and unless आपके पास जो दूसरी सीक्वेंस है विच इज स्टॉप सीक्वेंस, उसको इस ट्रांसलोकेटर चैनल का दूसरा एंड दूसरा हाफ बाइंड करता है। ठीक है, इस मोमेंट पे जब ट्रांसलोकेटर चैनल के दोनों पोर्स, दोनों हाफ्स के ऊपर एक एक सीक्वेंस है, एक पे स्टार्ट एक पे स्टॉप, तो ये ट्रांसलोकेटर चैनल यहाँ से डीटैच हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, प्रोटीन से अलग हो जाता है। नाउ
आपके पास इस प्रोटीन के दोनों एंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट हो गए हैं बिकॉज ट्रांसलोकेटेड चैनल यहाँ से सेपरेट हो चुके हैं। नेक्स्ट देयर इज एन एंजाइम सिग्नल पेप्टिडेज जो कि उस पहले स्टार्ट सिग्नल को, जिसको हम सिग्नल सीक्वेंस भी कहते हैं, उसको प्रोटीन से अलग करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन का ये वाला पोर्शन जो है ये साइटोसोल में आ जाता है और ये वाला पोर्शन जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर जो आपकी ऑर्गेनेली के बाहर वाला पोर्शन है उसमें चला जाएगा। सो दिस इज हाउ कि कोई इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा बनती है। मैम एक दफा दोबारा बता देती है एन टर्मिनेज और सी टर्मिनेज के बारे में थोड़ा सा, पार्ट के कौन कौन से होते हैं वो। ओके, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स कैसे इंसर्ट होती हैं? तो मैम फिर ये जो प्रोटीन इंसर्ट हुई है ये बाद में ऐसे कैरियर वगैरह भी एक्ट कर सकती है? ये आपने जो 6 कैटेगरीज पढ़ी थी ना मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की, ये सेल रिकॉग्निशन प्रोटीन भी हो सकती है, ये रिसेप्टर प्रोटीन्स भी हो सकती है, ये इटसेल्फ एक ट्रांसलोकेटेड चैनल हो सकता है, एडिशन प्रोटीन हो सकती है, बट रहेगी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ओके मैम। ठीक है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मूवमेंट इस तरह से होगी, इस मैकेनिज्म से होगी। अब एक स्टूडेंट ने कहा है कि एन और सी टर्मिनस में दोबारा से बता दूं, तो अभी जैसे मैंने बताया है कि आपकी जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो एसिड्स हैं और अमाइनो एसिड्स में वी हैव 2 फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइनो ग्रुप। जब कंडेंसेशन होती है और एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, तो इस केस में एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद एक खास किस्म का बॉन्ड बनाता है जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ सेकंड अमाइनो एसिड। इसी तरह से आपका जो सेकंड अमाइनो एसिड है उसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप थर्ड अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ इसी किस्म का एक बॉन्ड बनाता है जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कह रहे हैं। अब जैसे ही ये पॉलीमराइजेशन होती जाएगी, आपकी प्रोटीन जो है वो पेप्टाइड चेन बनती जाएगी, सो उस पॉलीपेप्टाइड चेन को किसी भी स्टेज पे आप जब देखेंगे तो हमेशा उसका जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है उसमें वी हैव अ फ्री अमाइनो ग्रुप और जो लास्ट अमाइनो एसिड है इसमें वी हैव अ फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो हम प्रोटीन को या पॉलीपेप्टाइड चेन को दो एंड्स उनको नेम कर लेते हैं, उनको एन टर्मिनस या सी टर्मिनस इस तरह से एब्रीविएट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो कि हम किस एंड से सीक्वेंस को रीड कर रहे हैं। सो वो एंड प्रोटीन का जहां पे आपके पास देयर इज अ फ्री अमाइनो ग्रुप इज एन टर्मिनस और जहां पे फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है दिस इज सी टर्मिनस। सो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, सो दिस इज द एन टर्मिनस जहाँ पे एक अमाइनो ग्रुप फ्री है एंड दिस इज सी टर्मिनस जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फ्री है। ये क्लियर हो गया? इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? नो मैम। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं, ये तो आपने उस केस में देखा जब आपके बिल्कुल एन टर्मिनस के ऊपर या आपके बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट थी, बट देयर आर सम प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जिसमें आपके अमाइनो टर्मिनस के ऊपर या बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर कोई सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं है, यानी इस केस में आपके पास जो दो सिग्नल्स हैं वो मिड ऑफ चेन के ऊपर प्रेजेंट है। इन अदर वर्ड्स, अगर यहाँ पे मैं प्रोटीन बनाऊं तो हम शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं ना कि आपका जो सॉर्टिंग सिग्नल है वो सॉर्टिंग सिग्नल हमेशा प्रोटीन के स्टार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी आपने देखा कि आपके पास सॉर्टिंग सिग्नल एक यहाँ पे था और उसके बाद एक ये वाला पोर्शन जो है ये आपका स्टॉप सिग्नल है। बट इन दिस केस इस प्रोटीन के अंदर आपके पास जो दो सिग्नल्स हैं उसमें से एक सिग्नल यहाँ इंटरनल पोजीशन के ऊपर है एंड सेकंड सिग्नल ये इस पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस केस में आपके पास इनमें से कोई सा भी सिग्नल जो है वो सॉर्टिंग सिग्नल नहीं, बिकॉज सॉर्टिंग सिग्नल हमेशा प्रोटीन के स्टार्ट में आता है। सो ये आपके पास अब जो सिग्नल होगा दिस इज इंटीग्रेशन या ट्रांस मेम्ब्रेन स्पैनिंग सिग्नल कहलाएगा।
यानी ये वो सिग्नल है जिसकी मदद से आपकी जो प्रोटीन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो सकती है। किस तरह से, इसको एक बार देख लेते हैं कि इन द वेरी फर्स्ट स्टेप आपका जो ट्रांसलोकेटर चैनल है वो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो ओपन है, वो प्रॉपर अपनी उस असेंबली उस शेप के अंदर प्रेजेंट नहीं जैसे उसे होना चाहिए। सो प्रोटीन जब बनती है दो तरह के सिग्नल्स हैं उस पे, स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस एंड स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रोटीन जब इस चैनल इस ट्रांसलोकेटर को इनकाउंटर करती है तो इसका स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस इसको इस चैनल को एक प्रॉपर असेंबली में लेके आता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका स्टार्ट ट्रांसफर सिग्नल जस्ट लाइक द सॉर्टिंग सिग्नल ऑफ प्रीवियस प्रोटीन इस चैनल या ट्रांसलोकेटर के साथ एसोसिएट हो गए। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ बाइंड कर गए। अब प्रोटीन का ये वाला एंड यहाँ से पास करेगा, ठीक है, ये ल्यूमेन के अंदर आता जाएगा और तब तक नीचे ये पास करता जाएगा जब तक ये वाला जो सीक्वेंस है ये यहाँ पे आके बाइंड नहीं करता। तो अब आपके पास इस मोमेंट के ऊपर इस ट्रांसलोकेटर चैनल के एक एंड के ऊपर वी हैव स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस और दूसरे हाफ के ऊपर दूसरे पोर्शन के ऊपर वी हैव स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस। अगेन जैसे प्रीवियस केस में हमने देखा था कि इस पॉइंट पे आगे आपका ट्रांसलोकेटर चैनल दोबारा से डीअटैच हो जाएगा और जब ट्रांसलोकेटर चैनल डीअटैच हो जाएगा तो इस केस में आपकी प्रोटीन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्ट रहेगी। अब डिफरेंस यहाँ पे याद रखिएगा कि पिछले केस में एक एंजाइम था सिग्नल पेप्टिडेज, उसने यहाँ से आके इस सीक्वेंस को क्लीव किया था। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि इस केस में आपका चूंकि ये सॉर्टिंग सिग्नल था प्रोटीन के स्टार्ट में प्रेजेंट था, तो सिग्नल पेप्टिडेज ने आके इसको यहाँ से प्रोटीन से सेपरेट कर दिया। बट नाउ दिस इज नॉट अ सॉर्टिंग सिग्नल, ये आपका ट्रांसफर सिग्नल था। आपका सिग्नल पेप्टिडेज इसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकता। सो इस तरह से आपकी प्रोटीन इस प्रोटीन के दो एंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्ट रहेंगे। सो अगर आपकी कोई प्रोटीन ऐसी है, इस तरह की प्रोटीन्स को हम कहते हैं डबल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से 2 दफा गुजर रही। इससे पीछे वाली जो प्रोटीन थी ये वाली, दिस इज सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बिकॉज ये एक दफा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजर रही। इसी तरह से अगर कोई प्रोटीन 3 दफा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजरे तो उसे हम ट्रिपल पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। इसका मतलब है कि उसमें 3 सिग्नल्स होंगे, उसमें स्टार्ट स्टॉप सिग्नल जो है वो एक से ज्यादा होंगे। एक स्टॉप होगा, एक स्टार्ट होगा और एक मिडल सीक्वेंस ट्रांसफर सिग्नल प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से प्रोटीन एक पॉइंट से स्टार्ट करती है, एक पॉइंट पे स्टॉप करती है और एक इंटरमीडिएट सिग्नल जो है वो उसे वहां पे पास कराएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, so single pass transmembrane proteins, double pass transmembrane protein, and similarly we also have multi pass plasma. अभी तो सिर्फ स्टार्टर्स खाया है। बच्चों अपने माइक्स जो है ना इनको अपने म्यूट रखना है। अभी मैं डांटना नहीं चाह रही, तो आप लोग खुद ख्याल रखें। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। नो मैम। सो अभी तक हमने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन्स की मूवमेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन्स की मूवमेंट, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिंगल पास एंड मल्टी पास प्रोटीन्स की जो मूवमेंट है उसको ऑब्जर्व किया। और अब हम देखते हैं कि समटाइम्स जैसे बल्क ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा था कि आपकी प्रोटीन्स वेसिकल्स की मदद से भी ट्रांसपोर्ट करती है, वेसिकल्स की मदद से भी मूव करती है। सो वेसिकल ट्रांसपोर्ट को एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपकी जितनी भी प्रोटीन्स हैं जो कि अल्टीमेटली सेल से बाहर रिलीज होती हैं वो 2 तरह की ऑर्गेनेलिस से गुजरती हैं। द फर्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER और सेकंड पार्ट आपके पास है गोल्गी एपरेटस। ठीक है,
गोल्जी में आपके पास वेसिकल्स बनते हैं, यहाँ से वेसिकल्स की बडिंग होती रहती है और अल्टीमेटली आपकी जो प्रोटीन्स हैं वो एक स्पेसिफिक रूट के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इंसर्ट हो जाती है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। यानी वेसिकल में प्रोटीन पैक होगी और यहाँ से जो एक्सोसाइटोसिस का एक कंप्लीट मैकेनिज्म पड़ा था ना, वो इस प्रोटीन को सेल से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर देते हैं। ये एक ऑप्शन है। और दूसरी ऑप्शन आपके पास है कि समटाइम्स एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से कुछ खास किस्म की आपकी जो है वो मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर होते हैं, जिनको हम कहते हैं फॉरेन मटेरियल। तो ये इस तरह से वेसिकल्स की फॉर्म में सेल के अंदर एंटर हुए। उसके बाद आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस में कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो कि इन फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन इन्वेडर्स को डिग्रेड करने के लिए सेल ने बनाई होती है। तो जैसे कोई मटेरियल सेल से अंदर एंटर होता है, वो एंडोसोम के साथ अटैच होता है, उसके बाद आपके पास देयर आर सम प्रोटीन्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस से वेसिकल्स की फॉर्म में इस एंडोसोम के साथ फ्यूज होती हैं और अल्टीमेटली लाइसोसोम में जाके उस प्रोटीन की क्या कर देती हैं, या उस फॉरेन इन्वेडर की क्या कर देती हैं, हाइड्रोलिसिस करवा देती हैं। सो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में हम ऑब्जर्व करेंगे सिक्रीटरी पाथवेज, ठीक है, जिसमें आपकी प्रोटीन अल्टीमेटली बनने के बाद सेल से बाहर रिलीज होती है। मैम ये जो भी पार्टिकल फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर आता है उसको लाइसोसोम के साथ अटैच होता है, या सिर्फ जो हार्मफुल होता है वही लाइसोसोम के साथ अटैच होता है? मोस्टली आपके वो लाइसोसोम के साथ अटैच होते हैं। उसके बाद कुछ जो है अगर वो हार्मलेस है तो वो वहां से एज इट इज रिलीज हो जाते हैं, लेकिन अगर वो डिग्रेड होने हैं तो वो अलग हो जाए। ठीक है मैम। ठीक है, तो ये आपके पास थर्ड मैकेनिज्म था जिसमें वेसिकल्स की फॉर्म में प्रोटीन जो है वो रिलीज हो सकती है। अब वेसिकल्स में भी आपने क्लेथरिन कोटेड वेसिकल्स के बारे में पढ़ा था कि आपके पास कुछ खास किस्म की कोट प्रोटीन्स होती हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड, अगर आप लोगों को याद हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर यू हैव अ रिसेप्टर और Yes, रिसेप्टर ma'am. बाइंड करता है खास किस्म के लाइगेंड को, और इनको कोट करने के लिए आपके पास कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं क्लेथरिन। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन नॉर्मली माइंड में आता है कि आपके पास जो वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स का काम क्या है कि उन्होंने स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स को, स्पेसिफिक मटेरियल्स को कोट करना है, उसके बाद उसको सेल से बाहर लेके जाना। बट इन वेसिकल्स के अंदर कौन सी प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट होंगी? कोई नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन तो पैक नहीं हो रही। इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम कोट प्रोटीन्स कहते हैं, और इनमें एक एग्जांपल आपके पास है क्लेथरिन। ठीक है, ये क्लेथरिन का क्या फंक्शन होता है, ये वेसिकल्स को कोट क्यों करते हैं? अगर क्लेथरिन किसी वेसिकल को कोट करें तो इसका ये मतलब होता है कि आपकी स्पेसिफिक प्रोटीन्स को ही इस वेसिकल ने पैक किया है, किसी नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन को पैक नहीं किया। सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आपके टारगेटेड मॉलिक्यूल्स, आपके अप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल से बाहर जा रहे हैं, उन कोड्स के ऊपर, उन वेसिकल्स के ऊपर कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स की कवरिंग लगाई जाती है, और इन कोड्स को, इन कवरिंग को एक एग्जांपल हम क्लेथरिन कोटेड वेसिकल से देख लेते हैं। मैम यहाँ पे इसमें हाइड्रोक्लोरिक, जी जी ये क्या क्वेश्चन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेल में बन सकता है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक सेल में जैसे बनता है स्टमक सेल? मुझे, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आपके पास सिंपल जो प्रोटीन्स है ना उनकी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आप सिक्रीशंस की बात कर रहे हो, अगर किसी एनवायरनमेंट के अंदर जैसे स्टमक की बात है, वहां पे एसिडिक कंडीशंस आपको चाहिए होती हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए फॉरेन इन्वेडर्स को, म्यूकस के अंदर किसी भी किस्म की जो पैथोजेनिक इन्फेक्शंस हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। या दूसरी बात हम करें तो प्रोटीन्स जो हैं उनको लीनियराइज करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हर प्रोटीन की एक खास पीएच है। ठीक है, सो उस केस में अगर प्रोटीन को वो स्पेसिफिक पीएच नहीं मिलेगी तो वो वर्क नहीं करेगी। सो इसलिए उस सिक्रीशन के अंदर जो स्टमक में रिलीज हो रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंटेंशनली ऐड कराया जाता है, वो बनता है ताकि
आपकी प्रोटीन को वो स्पेसिफिक पीएच मिल सके जिसके ऊपर उसने काम करना है। सो ऐसा नहीं है कि नॉन स्पेसिफिक प्रोडक्शन होगी, बट यस अगर किसी कंपार्टमेंट के अंदर किसी प्रोटीन को स्पेसिफिकली वो चाहिए तो वो बन सकता है।